उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या हुई और उसके कुछ ही दिन के बाद अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या हुई। लगभग उसी स्टाइल में हुई थी ना, चाकुओं से काट के मारा था उमेश कोल्हे को। कभी आपने अमेरिका में उमेश कोल्हे जैसी हत्या सुनी क्या? रूस में सुनी क्या? गूगल कर लीजिएगा, अभी नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मेरे कार्यक्रम करने के बाद गूगल कर लीजिएगा कि ऐसा चाकुओं से गोद के 30 चाकू 35 चाकू 40 चाकू किसी ने मारा हो। जानते हैं भारत में मर्डर की एक धारा है, गला दबा के मार दो तो भी, बिजली का झटका दे के मार दो तो भी, एक गोली मार दो तो भी, 10 गोली मार दो तो भी, 2 चाकू मार दो तो भी, रस्सी खींच दो तो भी, टुकड़े टुकड़े कर दो तो भी, 50 टुकड़े कर दो तो भी। धारा एक, अपराध अनेक, तरीका अनेक, लेकिन धारा एक। अमेरिका में मर्डर की 10 धारा, किलिंग अलग, मर्डर अलग, बुचरिंग अलग, मैनस्लॉटर अलग, हेट क्राइम अलग, जेनोसाइड अलग। जब मैंने उमेश कोल्हे की हत्या को कंपेयर किया कि अगर उमेश कोल्हे जी की हत्या या कन्हैयालाल की हत्या अमेरिका में होती तो क्या होता, पहली बात नो बेल नो पैरोल। दूसरी बात $10 लाख का जुर्माना, क्योंकि वो मर्डर नहीं था, वो हेट क्राइम था, वो जेनोसाइड था, धर्म देख के मारा गया था, नफरत के आधार पे, धार्मिक नफरत के आधार पे मारा, तो वो कैटेगरी में आएगा हेट क्राइम और जेनोसाइड के। और उसमें $10 लाख का जुर्माना, यानी 8 करोड़ रुपए का जुर्माना। तो कन्हैयालाल को 2 लोगों ने मारा था, जैसे ही वो दोनों को पकड़ते, वो फटाफट वीडियो तो उनको मिल ही गया था, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लेते, जो वीडियो में दिख रहा था वही बात उनके मुंह से बुलवा लेते टेस्ट करके, और सबसे पहला काम करते उन दोनों के ऊपर $10 लाख का जुर्माना लगा देते। भारत के हिसाब से 8 करोड़ रुपए हुआ, यानी दोनों से 16 करोड़ वसूलते और 16 करोड़ रुपए सबसे पहले कन्हैयालाल के परिवार को दे देते। और 6 महीने के अंदर, चूंकि वीडियो था ही कन्हैयालाल का, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग में वो बात और कंफर्म हो जाती। अब वहां पे गवाही वही नहीं होगी, कंफर्म हो गया ना, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग में कंफर्म हो गया, बस दैट इज सफिशिएंट। वीडियो की ऑथेंटिसिटी चेक कर लेंगे कि जो वीडियो है कहीं फेक तो नहीं है, फर्जी तो नहीं है। अगर वीडियो असली है और जो वीडियो में दिख रहा है वही नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग में आ रहा है, अब कोई ज्यादा गवाह हुआ नहीं चाहिए। और वहां गवाही कोई देता भी नहीं फर्जी, जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां फर्जी गवाही देना 10 से 20 साल सजा है। वहां पे फर्जी गवाही देना, झूठी गवाही देने पे 10 से 20 साल सजा होती है। तो वहां भाई भाई के लिए झूठी गवाही नहीं देता, बाप अपने बेटे के लिए झूठी गवाही नहीं देता, पत्नी अपने पति के लिए झूठी गवाही नहीं देती, बोलते समय काम करो, तुम तो अपना निपटा लो, हम तो कम से कम बाहर रहे। वहां कोई किसी के लिए झूठी गवाही नहीं देता। आपको घटना याद होगी, डेविड कोलमैन हेडली एक आतंकवादी था, पकड़ा गया। जैसे ही पकड़ा गया उसने बोला हां जी किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने जो क्राइम किया, क्राइम करने पे मान लो 5 साल की सजा, लेकिन आपने अगर कह दिया नहीं मैंने नहीं किया, तो कितनी सजा? 10 साल। तो टोटल कितना हो गया? 15 साल। तो मान लेगा हां भैया हमने क्राइम किया, कम से कम 10 साल एक्स्ट्रा तो बचा। हमारे देश में अजमेर कांड में 1990, 91, 92 में सैकड़ों बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। और बलात्कार क्यों हुआ? राम मंदिर मूवमेंट से बदला लेने के लिए। 1990 के दशक में जब राम मंदिर मूवमेंट पीक पे था, 90, 91, 92 एक पीक आवर था, पीक टाइम था। उस समय वहां की एक दरगाह से जुड़े हुए जिहादी चुन चुन के ब्राह्मण, क्षत्रिय, माहेश्वरी, जैन, अग्रवाल, उनकी लड़कियों को चुन चुन के रेप कर रहे थे। एक को रेप किया, उसका वीडियो बनाया, बच्ची बेचारी डर के मारे
बोला अपनी सहेली को भेजो, उसने तीसरी सहेली को भेजा, चौथी सहेली को भेजा, पांचवी सहेली को भेजा। कुछ लोग कहते हैं 1500 लड़कियों का रेप किया, कुछ लोग कहते हैं 1200 का किया, कुछ लोग, हम कह रहे चलो 100 का किया। और सजा हो रही है 2024 में। क्यों? क्योंकि झूठी गवाही वो कराते रहे और झूठी गवाही होती रही। झूठी गवाही क्यों हो रही थी? क्योंकि झूठी गवाही गंभीर अपराध नहीं है। उन्होंने झूठे कागज बनवा लिए। और क्यों बनवा लिए? क्योंकि झूठा कागज बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। 32 साल क्यों चला? क्योंकि भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है। अदरवाइज वो 1992 में पकड़े गए, बेटियों का भी नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो जाता, और जिनके बारे में वो जो जिहादी थे उनका भी नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो जाता। 93 में उनको सजा हो जाती, 2024 तक कोई जरूरत ही नहीं थी। और उस समय सजा हो जाती तो खौफ पैदा होता। अगर उस समय उनको फांसी दी जाती तो बहुत सारे में खौफ पैदा होता। 32 साल के बाद लोग भूल गए, अजमेर कोई कांड भी था, भूल चुके। इसलिए मैं कह रहा हूं, अधर्म का नाश करना है तो कठोर कानून बनाना पड़ेगा। अभी आज की खबर यह है कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के जज भारत में भाग के आ रहे थे। आप सोच लीजिए, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के जज वहां से भाग के आ रहे हैं भारत में, और बीएसएफ वालों ने बैठा लिया, उनको वहां पे डिटेन करके रखा हुआ है। वो भारत में बेचारे भाग के आ रहे थे। कभी भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों को भागना पड़ा क्या? जोर से बोलिए। क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भागते हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति भागते हैं, बांग्लादेश के राष्ट्रपति देश छोड़ के भागते हैं। कभी भारत के राष्ट्रपति को भागना पड़ा क्या? क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। शेख हसीना भागी, नवाज शरीफ भागे, कभी भारत के किसी प्रधानमंत्री को भागना पड़ा क्या? क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं, भारत में तब तक संविधान है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में तब तक सेकुलरिज्म है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट टू जस्टिस, राइट टू फूड, राइट टू ड्रेस, ये जो दुनिया भर के फंडामेंटल राइट है, ये तब तक है जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक। इसलिए न्यायपालिका की भी यह ड्यूटी है कि वो सुनिश्चित करे हिंदू कम न होने पाए। विधायिका की भी ड्यूटी है, सांसदों की भी यह ड्यूटी है, विधायकों की भी यह ड्यूटी है, ऐसे नियम कानून बनाए कि धर्मांतरण रुके, घुसपैठ रुके, जनसंख्या विस्फोट रुके और हिंदू बढ़े। यह उनके हित में भी है। नहीं तो कंगाली आ जाएगी। और कंगाली आती कैसे? दाढ़ी बनाना हराम तो सारी नाई की दुकान बंद, तो 1 लाख नाई बेरोजगार। ब्यूटी पार्लर जाना हराम तो सारे ब्यूटी पार्लर बंद, हजारों ब्यूटी पार्लर बेरोजगार। संगीत सुनना हराम, सारे ऑर्केस्ट्रा बंद, सारे बैंड पार्टी वाले बंद, वो भी बेरोजगार। और जब संगीत हराम हो गया तो ढोलक बनाना, हारमोनियम बनाना, तबला बनाना भी, बनाने वाले भी बेरोजगार। खरीदेगा कौन? वो भी बेरोजगार। फैशन करना हराम तो ये कोई छोटा कपड़ा, कोई बड़ा कपड़ा, कोई लंबा कपड़ा, कोई टेढ़ा कपड़ा, कोई मेढ़ा जैसा कपड़ा पहनते रहते, वो भी हराम। तो जो दुनिया भर का कारोबार फैशन वाला चल रहा, वो भी बंद। आप मुझे बताओ, अफगानिस्तान में कोई नाई की दुकान है क्या? जोर से बोलिए। कोई धोबी की दुकान है क्या? कोई वहां पे बैंड पार्टी ऑर्केस्ट्रा चल रहा है क्या? कोई वहां पे बाकी के फैशन परेड होता है क्या? कोई वहां पे ब्यूटी पार्लर चल रहा है क्या? नहीं। भारत में व्यापार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू कम हो जाएगा, दुनिया भर के व्यापार खत्म हो जाएंगे। मैं पूरी लिस्ट बता सकता हूं, कम से कम 50 तरीके के बिजनेस तो तुरंत खत्म हो जाएंगे। और ये इसलिए बता रहा हूं कि सबसे पहले बॉलीवुड वाले सोच लें। ये जो घटिया फिल्म बना बना के, घटिया सीरियल बना बना के भारत को बर्बाद कर रहे हैं, भारत की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, अच्छी तरीके समझ लें। और ये बॉलीवुड में जितने बैठे हुए सब खदेड़े गए वहां से।
कोई सिंध से खदेड़ा गया, कोई लाहौर से खदेड़ा गया, कोई जो है बलूचिस्तान से खदेड़ा गया। पृथ्वीराज कपूर भाग के आए थे, जो कपूर खानदान चल रहा है। सुनील दत्त भाग के आए थे, गुलजार साहब भाग के आए थे। ये ऋतिक रोशन जो जोधा अकबर बना के अकबर का गुणगान कर रहे हैं, इनके दादा रोशन भी भाग के आए थे। ये बॉलीवुड वाले अच्छी तरीके समझ लें, इनकी नंग धड़ंग फिल्में तब तक चल रही जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। इनके उल्टे सीधे सीरियल, इनके उल्टी सीधे वेब सीरीजें तब तक चल रही हैं जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक। ये जो अश्लीलता का परोस रहे हैं, ये तब तक चल रहा है जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। ये जितने म्यूजिशियन बैठे हुए हैं बॉलीवुड वाले, फूहड़ गाने बनाते हैं, फूहड़ गाना गाते हैं, ये भी सुन ले, ये तब तक चल रहा है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो ये बॉलीवुड हॉलीवुड सब खत्म हो जाएगा, ये गीत संगीत सब बंद हो जाएगा। तो सबका लक्ष्य होना चाहिए हिंदू बहुसंख्यक हो, हिंदू बचे, हिंदू की संख्या बढ़े। लेकिन हिंदुओं की संख्या तभी बढ़ेगी, धर्म की जय तब होगी जब अधर्म का। हिंदुओं की संख्या तब बढ़ेगी जब जनसंख्या विस्फोट रुकेगा, घुसपैठ रुकेगी, धर्मांतरण रुकेगा। और ये 3 कानून बनाने से ही हो सकता है, बातें करने से नहीं हो सकता। दुर्भाग्य देखिए आप, भारत में धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए कम से कम 10 कानून चल रहे हैं। धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए कम से कम 300 सरकारी योजनाएं चल रही हैं। ये जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है ना, ये धर्मांतरण को प्रमोट करती है। क्योंकि झुग्गी में रहने वाला हिंदू है, उसको 1000 रुपए नहीं मिलता, उसके बगल में दूसरा है, उसको 1000 रुपए मिलता है। वो स्कूल जाता है, बच्चा गरीब है, पूछता है सर जी वो बगल वाले को 1000 रुपए मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? बोले तू तो हिंदू है इसलिए नहीं मिलेगा। साहब हमको कैसे मिलेगा? एक काम कर, क्रॉस पहन ले, ये रक्षा निकाल दे। ग्रेजुअली स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। अमीर हिंदुओं के टैक्स के पैसे से, आपके दिए हुए जीएसटी से, आपके दिए हुए इनकम टैक्स से बाकायदा भारत में स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। जब तक माइनॉरिटी, जब तक यहां पे विशेष स्कूल चलेगा, जब तक विशेष दर्जा चलेगा, जब तक मजहब के आधार पर मंत्रालय चलेगा, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि मजहब ही तो है जो नफरत करना सिखाता है। हमें उल्टी बात बताई गई, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इसका ठीक उल्टा है, मजहब ही सिखाता है आपस में बैर। और एक और झूठ, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, महाझूठ। दुर्योधन के ननिहाल गंधार आज अफगानिस्तान बन गया, ना हमारी हस्ती है ना हमारी बस्ती है। राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी, आज की डेट में उसको पाकिस्तान कहते हैं। हस्ती भी मिट गई, बस्ती भी मिट गई। ईस्ट बंगाल आज की डेट में बांग्लादेश कहलाता है। 1 साल के अंदर हस्ती भी मिट जाएगी, बस्ती भी मिट जाएगी। और बाकी तो छोड़ो, जो हमारा भारत है, जो वर्तमान भारत, मेरी पीआईएल चल रही है, 9 राज्यों में हस्ती मिट चुकी है, 9 राज्यों में बस्ती मिट चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों में हस्ती मिट चुकी है, 200 जिलों में बस्ती मिट चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हस्ती मिट चुकी है, 1500 तहसीलों में बस्ती भी मिट चुकी है। ये सांसद भी समझ लें, विधायक भी समझ लें, सुप्रीम कोर्ट के जज भी समझ लें कि आने वाला टाइम बड़ा खतरनाक है। और आम जनता भी समझ ले, क्योंकि जिनके भरोसे बैठे हुए हैं ये तो उड़नछू हो जाएंगे। शेख हसीना पहले भाग ली, ऐसे जो भारत की शेख हसीना वो भी भाग जाएंगे। ईस्ट बंगाल की शेख हसीना भागी तो बाकी वाली शेख हसीना भी भागेंगी। बचेगा कौन? हम आप। इसलिए मिलकर आवाज उठाइए अधर्म का नाश करने के लिए। एक बात मैं जरूर लास्ट में कहूंगा, आप लोग परशुराम जयंती निकालते हैं ना, तो परसा के साथ निकालते हैं या कैसे निकालते हैं? हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा निकालते हैं तो गदा लेके निकालते हैं, कैसे निकालते हैं?
जब दुर्गा जी की यात्रा निकालते हैं तो तलवार के साथ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। शंकर जी की जब शिवरात्रि होती है तो शोभा यात्रा निकालते हैं, त्रिशूल के साथ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? ठीक है भैया, जैसे मन करे ऐसे निकालो। मैं तो पूछ रहा हूं कैसे निकालते हो, मर्जी आपकी, जैसे निकालना निकालो। एक बार आप लोग मेरे साथ दोनों हाथ बांध के खड़े होके मैं एक वामपंथी नारा लगवाऊंगा। आपको कहना है मुझे चाहिए आजादी। हम आगे बोलते रहेंगे, आपको जोर जोर बोलना हमें चाहिए आजादी। वामपंथी नारा लगाते हैं ना? हाँ, मैं भी वामपंथी हूं, लगाओ। और जरा भैया कैमरा उधर थोड़ा घुमा दीजिएगा, थोड़ी देर मंच पे, बाकी उधर। गुलामी के निशान से, गुलामी के नाम से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी के शिक्षा व्यवस्था से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्याय व्यवस्था से, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था से, गुलामी की टैक्स व्यवस्था से, रोहिंग्या घुसपैठियों से, बांग्लादेशी घुसपैठियों से, धर्मांतरण करने वाले घुसपैठियों से, मिशनरियों से, जहादियों से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय।